अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आईएमएफ के साथ मामला सेट हो नहीं रहे क्योंकि आईएमएफ की जो मेजर शर्तें थीं वो पाकिस्तान पूरी नहीं कर पा रहा। अब आईएमएफ कह रहा है कि सर्कुलर डेट ख़त्म करो, अपनी इनकम बढ़ाओ, अपना ये करो वो करो, और उसके लिए आईएमएफ ने जो आसान तरीका बताया है वो ये है कि मिलिट्री बजट कम करो, और जब तक मिलिट्री बजट को कम नहीं करोगे तब तक मामला सेट नहीं होंगे। क्योंकि देखें, सारा बोझ तो मिलिट्री बजट की वजह से है। आपकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती जब तक कि आप अपने मिलिट्री बजट को कंट्रोल नहीं करेंगे। एक ज़बरदस्ती का मिलिट्री बजट कायम किया हुआ है जिसका कोई मतलब, आप बताएं, अमेरिका का मिलिट्री बजट है, दुनिया भर में जंगें कर रहा है, चाइना, रशिया, इंडिया के सर पे एक चाइना जैसा देव बैठा हुआ है, सुपर पावर, उसकी दुश्मन बैठी है, दूसरा पाकिस्तान मुसलसल इंडिया को वो कर रहा है। समझ में आता है इंडिया का भी मिलिट्री बजट। पाकिस्तान का क्या मसला है, कहाँ जाता है ये मिलिट्री बजट? भाई, हम तो, मेरी ज़िंदगी 58 साल की है, मैं तो इनको मिलिट्री मिसाइल बन रहे हैं, नए नए एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, भाई कब से ले रहे हैं? 50-60 साल से खरीदारियां कर रहे हैं, इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? और किसको पता है कि वो गए कहाँ सब? भाई, आप जियाउल हक के ज़माने से 40 साल से मिसाइल बना रहे हो, गोरी, हतफ, शाहीन, पता नहीं क्या क्या, कहाँ है भाई? हर साल एक नया तजर्बे, 5-6 नए तजर्बे होते रहते हैं। वो सब मिसाइल हैं कहाँ, इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, ज़रूरत क्या है उनकी, कहाँ लगाए हुए हैं आपने? इंडिया ने चाइना के बॉर्डर के साथ लगाए हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगाए हैं, आपने कहाँ लगाए? कुछ है? इतना भारी भरकम मिलिट्री बजट का बोझ है, साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हम अपना काम नहीं, वो बजट कम नहीं करेंगे। अब इसाक डार मारे फिर रहे हैं। अब किस पे बोझ? पब्लिक पे बोझ। अब आप जितना पब्लिक पे बोझ डालेंगे इतना और क्राइसिस में जाती हैं अब चीज़ें। क्योंकि देखें, आपने चलो सपोज पब्लिक पे सारा बोझ डाल दिया, पब्लिक की बाइंग पावर ख़त्म होगी, प्रोडक्शन पावर ख़त्म होगी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल से सारा प्रोडक्शन सिस्टम चलता है, वो ख़त्म होगा। फिर आपने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी तो इंपोर्ट रॉ मटेरियल के बगैर काम नहीं चलता, तो फिर आपका पहिया कैसे चलेगा? अब देखें ना, ये एक रिपोर्ट है कि जो बता रहा है कि पाकिस्तान ने एक, ये देखें, गवर्नमेंट ने मंडे को अप्रूवल दिए, नेचुरल गैस जो कि आम घरों में जाती है ना, उसको 113% इंक्रीज कर रहे हैं। हद है कि नहीं? जिसका बिल 1000 रुपये आता था उसका 2013 कर देंगे। हद है कि नहीं? और टैक्सेस 170 बिलियन के लगा दिए। पेट्रोल 20 रुपया भाव कल से बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 4-4 रुपया बढ़ा रहे हैं। टोटल 736 बिलियन रुपए का बोझ डाल रहे हैं आम आदमी के ऊपर। अगर आप 600 बिलियन मिलिट्री बजट का कम कर देंगे तो आम आदमी पे 136 बिलियन का बोझ पड़ेगा ना। लेकिन उन हरामखोरों का पैसा कम ना हो, इसलिए आम आदमी की गर्दन दबोची जा रही है कंटिन्यूअसली। और आम आदमी है कि निकलने को आ ही नहीं रहा। साले 6 घंटे टॉम हॉर्टन की कॉफी के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे, साले पीएसएल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने हक के लिए नहीं खड़े होते। आटे की लाइनों में घंटों खड़े रह जाएंगे। पेट्रोल पंपों के बाहर 2 मील तक लंबी लाइन मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की लगी रहेगी। लेकिन जहां पे करना है कि भाई सीधी सी बात है, जाओ तुम लोग सारे कोर कमांडर ऑफिस का घेराव करो, जीएचक्यू का घेराव करो,
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सारे मामले हल हो जाएंगे। ये बुज़दिल फौज है। आपको याद होगा इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था पहले, तो ये एक बार इसकी वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रहा था कि अगर 5,000 आदमी GHQ के सामने खड़े हो जाएं तो फौजियों का पेशाब निकल जाएगा। ये इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वायरल है और हकीकत है। क्या करेंगे ये? मजबूर नहीं होंगे क्या? लेकिन आम आदमी है क्या? नहीं। इमरान खान को गालियां देंगे नवाज शरीफ वाले और इमरान खान वाले गालियां देंगे नवाज शरीफ को। MQM पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी MQM को, एक दूसरे को बस पॉलिटिशियन जिनकी कोई औकात नहीं है, जो एक फैसला नहीं कर पाते, उनके पीछे लगे रहते हैं। देखें 20 रुपया पेट्रोल का भाव बढ़ा रहे हैं कल, 170 बिलियन रुपए का टैक्स कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। कंटेनर पड़े हुए हैं, वो रिलीज नहीं हो रहे। हजारों कंटेनर पड़े हुए हैं और इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स तकरीबन ना होने के बराबर काम है वहां पे, इसलिए कि रॉ मटेरियल सारा कंटेनर्स में पड़ा है। बगैर रॉ मटेरियल के वो इंडस्ट्रीज चल नहीं सकती और फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब लोग तंग आ गए हैं। अब ये बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल की फीड कम होने की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, वो 45 इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि स्टील नहीं है, स्टील की प्रोडक्शन बंद है। अब ऐसे में आप मुझे ये बताएं कि ये मुल्क कैसे चलेगा? ऐसे में इकोनॉमी पाकिस्तान की डूब रही है और वो जैसे था ना कि सल्तनत रोमानिया डूब रही थी, रोम सल्तनत, और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, वैसे ये कॉफियां पी रहे हैं, PSL में लगे हुए हैं। मतलब आप ये बताएं कि PSL की सिक्योरिटी देने के लिए आर्मी तैयार है, क्योंकि इसका बिल भेजते हैं साले, फॉरेन गवर्नमेंट को बिल भेज देते हैं कि हाँ भाई ये हमारा बिल है। अबे तुम लोगों को मिलिट्री बजट मिला हुआ है, काय के लिए? बलोचिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, हर महीने बलोचिस्तान सरकार को बिल भेज रहे हैं। कराची में रेंजर्स बिठाई है, हर 3 महीने बाद रेंजर्स का बिल जाता है सिंध गवर्नमेंट को। तो फिर वो मिलिट्री बजट काय के लिए, जब तुमको ये सब काम करने नहीं? जंगें तो तुम कर नहीं रहे हो, कश्मीर में तो जा नहीं रहे हो आजाद कराने के लिए, तो फिर यहां पे भी तुम नहीं काम कर रहे हो। यहां पे भी जो काम करते हो फौरन बिल भेज देते हो। चाइनीज कंपनी है कंटेनर्स के हवाले से, कोस्को। ये कोस्को कंपनी पाकिस्तान में 20% जो कंटेनर आते हैं ना, वो कोस्को कंपनी के जरिए आते हैं। कोस्को कंपनी ने पाकिस्तान के लिए कोई कंटेनर बुकिंग कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा एडवांस में पूरी पेमेंट लेंगे तभी चढ़ेंगे ये कंटेनर अब, और पूरी पेमेंट एडवांस में इंक्लूडिंग ड्यूटीज एवरीथिंग सब कर लोगे, इसके बाद यानी किराया, ड्यूटी, सरचार्जेस सब दे दोगे, इसके बाद हम लोडिंग करेंगे जहां जहां से कंटेनर आने हैं। ये एक चाइनीज आपका सबसे बड़ा दोस्त, हिमालय से ऊंची दोस्ती, वो चाइनीज कंपनी ये कर रही है। एक तरफ आके डंडे के जोर पे चाइनीज बैंक आपसे किस्तें लेके जा रहे हैं, एक तरफ आपके साथ ये हो रहा है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो पाकिस्तान आर्मी है। इन हालात में आप कैसे ये देखते हैं कि पाकिस्तान के मामला ठीक होंगे? देखें, ये मुनीब राशिद है, ये एक ज़माने में तो हमारे दोस्त हुआ करते थे बेल्जियम में, जंग के नुमाइंदा होते थे, और बाद में और इनका सारा इमरान खान के ऊपर था। जब मैं बेल्जियम में था तो अभी इमरान खान की कोई औकात नहीं थी। मैं 2012 में इधर आया हूँ, 2013 में इमरान खान को सारे लोटे जमा करके दिए थे और वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी बना था।
इलेक्शन 2013 के भी हार गया था, लेकिन उस वक्त ये मुनीब राशिद जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और मेरा इसका कई बार टाकरा भी हुआ है उधर, क्योंकि मैं बहरहाल एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये आर्मी का पंजाबी है प्योर, तो ये रिपोर्टिंग करता रहता है। तो ब्रसल्स में हर साल एक ट्रेडर्स एक्सपोजिशन लगती है। तो जब मैं बेल्जियम में हुआ करता था तो हम जाते थे तो वहाँ पे कोई, मेरा ख्याल है कि 30-40 पाकिस्तानी स्टॉल लगते थे। कोई मार्बल का स्टॉल लेके आते थे ट्रेडर्स, तो कोई कॉटन का लेके आते थे, तो कोई एग्रीकल्चर का, सब कुछ। और बड़ा कामयाब पाकिस्तान की वो एग्जीबिशंस में चीज़ें होती थी। अब क्या हाल है, इस साल अभी लगी है जो ब्रसल्स में बहुत बड़ी एक्सपोजिशन लगती है, दुनिया में के 100 से ज़्यादा मुल्कों के स्टॉल लगते हैं, कई हॉल्स में ये स्टॉल होते हैं। आप देखें मुनीब राशिद रोते हुए क्या कह रहा है। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं ब्रसल से हाफिज़ मुनीब राशिद हूँ। आज हम बर्लिन में फ्रूट लॉजिस्टिका में हैं। फ्रूट लॉजिस्टिका दुनिया की जो फ्रूट और वेजिटेबल की सबसे बड़ी नुमाइश है, जहाँ पे दुनिया के 90 ममालिक से लोग आते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, और यहाँ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को जो है वो अपनी चीज़ें दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और ये एग्रीकल्चर कंट्री जो है आज उसकी हालत में बताता हूँ आपको। ये पाकिस्तान का स्टैंड है। इस स्टैंड के ऊपर ये जो TDAP के तामुन से 5 बूथ लगे हुए हैं, और 5 में से 4 को वीज़ा नहीं मिला है, और ये स्टैंड खाली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं परेशान हो के आप लोगों को भी मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन किसी मुल्क को अगर आपने देखना हो, समझना हो, तो ये उसकी पहचान है इस वक्त दुनिया के अंदर। मुझे नहीं मालूम उसकी रीज़न क्या है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ऐसा लगता है कि जैसे इससे बुरा वक्त इस मुल्क पे कहीं नहीं आया। और मुल्क भी परेशान है, लेकिन जितने हम डिग्रेड हुए हैं इस वक्त दुनिया में, और किन की वजह से हुए हैं, वो सबको अल्लाह से दुआ है कि वो सारे के सारे तबाही की अजीब मंजिलों को और बड़ी मंजिलों को पहुँचे। ये बद्दुआ है, लेकिन ये डिज़र्व करते हैं लोग कि इनके बद्दुआ जो है ये दी जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। तो अजीज दोस्तों, इस मुल्क की इकोनॉमी का ये हाल है, और ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। पाकिस्तान लोन 2 किस्म की लेता है, 3 किस्म की। एक तो लेता है बड़े लैंडर बैंक से, जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हुआ। एक होते हैं प्राइवेट बैंक्स, चाइनीज बैंकों से लिया, दुबई इंटरनेशनल बैंक से लिया, इससे लिया, उससे लिया। और एक होता है बॉन्ड्स के मुख्तलिफ स्कूप बॉन्ड्स, और ये बॉन्ड्स और वो बॉन्ड्स इशू करता है कि आप हमारे $1000 के बॉन्ड लेंगे तो आपको उस पर 13% सपोज हम आपको प्रॉफिट देंगे हर साल। पूरी दुनिया में आम लोगों को ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं, ख़ास तौर पे जो शेयर्स लेते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँक के दे देते हैं। पाकिस्तान के बॉन्ड्स की वैल्यू कंटिन्यूसली गिर रही है, और जूँ जूँ IMF से मामला ख़राब हो रहा है तू और ख़राब हो रही है। 4.6% बॉन्ड के ऊपर रेट गिर गया है, यानी $1 का जो बॉन्ड था वो अब $95.4 का हो गया है, और ऑलरेडी कम था और 4.6 कम हुआ है। तो और ये सब मैच्योरिटी आने वाली है। अब जैसे अप्रैल में करोड़ों डॉलर की मैच्योरिटी है, वो आपको रीपेमेंट करनी है। अजीज़ दोस्तों, इकोनॉमी के हवाले से तो यह है कि अभी हमारे दोस्त हैं मेहरान मरी, बलोचों के सरदार, उन्होंने ट्वीट की है कि आर्मी ने बिल्कुल मना कर दिया है डिफेंस बजट को टच करने से, और उस पर IMF खुश नहीं है। तो अब ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट है ना, उसका तो बोरिया बिस्तरा बंद होता नज़र आ रहा है, क्योंकि चीज़ें इनसे संभाली नहीं जाएंगी। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी है, पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मतलब ये आर्मी के अंडर में आता है। इसके डायरेक्टर जनरल हमेशा आर्मी के कंट्रोल में होते हैं। DG डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर
2 ट्रिलियन रुपए की करप्शन का चार्ज लगा है, 2 ट्रिलियन रुपए की। और इसमें बताया गया है कि इसने पीआईए के नाम पे बड़े, क्योंकि पीआईए सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर में आता है, तो पीआईए के नाम पे बड़े घपले किए गए हैं। इसके अलावा 10 बिलियन जो हैं वो एयरलाइन की लीज के मामले में खाए गए हैं, जबकि एरियर्स जो रिसीव करने थे 300 बिलियन वो नहीं लिए गए। 400 बिलियन प्रॉपर्टी सिविल एविएशन अथॉरिटी की लाहौर वॉल्टन एयरपोर्ट है जो इनका, उसकी प्रॉपर्टी के मामले में घपले हुए हैं। और इस तरह 2 ट्रिलियन के करीब करप्शन का चार्ज लगा है। अब पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ एग्री तो कर लिया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आईएमएफ की जो मेन 2 शर्तें हैं ना, देखें, एक तो शर्तें हैं जो मान ली हैं, क्या है? सर्कुलर डेट कम करेंगे। सर्कुलर डेट एनर्जी में होता है। सर्कुलर डेट कैसे कम करेंगे? इसलिए कि सर्कुलर डेट कैसे होता है कि सपोज आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, ठीक है, वो सपोज 1 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब वो बेचेगा ना, उसको बेचनी है 120 करोड़ में, 100 करोड़ की अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 120 करोड़ में बेचेगा ना। लेकिन हो ये रहा है कि आधी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री में जा रही है। कैसे? वो ऐसे कि सारे जनरलों को, ब्रिगेडियर को, सबको फ्री में जा रही है। सारे जजेस हज़ारों हैं, सेशन कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फ्री में जा रही है। सारे सरकारी ऑफिसर्स को, लाखों होंगे, ग्रेड 14 से ऊपर, ग्रेड 16 से ऊपर, फ्री में। सारे पॉलिटिशियंस को फ्री में। और इसके अलावा रिसोर्सफुल लोग हैं, उन्होंने कुंडे लगाए हुए हैं, क्योंकि एक आम आदमी के घर में तो 2 बल्ब चल रहे हैं, एक पंखा चल रहा है, दैट्स इट, छोटा टीवी चल रहा होगा। लेकिन जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, जो महलात में रहते हैं, उन्होंने कुंडा सिस्टम। तो होता यह है कि सपोज 100 करोड़ की बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो 50 करोड़ भी वापस नहीं आते, क्योंकि सारा खाया जाता है। तो आप सर्कुलर डेट कैसे कम करोगे? यही चीज़ गैस में हो रही है, यही चीज़ पेट्रोल में हो रही है, क्योंकि पेट्रोल में आप मुफ्त में इतना पेट्रोल देते हो। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो लाखों लीटर पेट्रोल महीने का मुफ्त में बांट रहा है, और गरीबों को नहीं बांट रहा, हायरार्की में बांट रहा है। तो आप सर्कुलर डेट कम कर ही नहीं सकते, लेकिन वादा कर दिया कम कर देंगे, क्योंकि बोलने में क्या जाता है, वो जबान में हड्डी थोड़ी है कोई, बोल दो हाँ ठीक है हम कम कर देंगे। दूसरा, टैक्सेस डालेंगे 170 बिलियन रुपए के। कैसे डालोगे भाई? आम आदमी टैक्सेस डालोगे ना, ऑलरेडी टैक्सों के नीचे दबे हुए हैं। अब इनमें जॉबलेसनेस इतनी हो गई, इनकी इनकम कम हो गई, खर्चे बढ़ गए, कहां से देंगे टैक्स? वो भी नहीं कर सकेंगे। इंपोर्ट पे वो क्या आईएमएफ ने कहा कि बैन करो और एक्सपोर्ट बढ़ाओ। आपकी एक्सपोर्ट पूरी इंपोर्ट बेस्ड है। आपका फार्मास्यूटिकल, आपका एग्रीकल्चर, आपका टेक्सटाइल, आपका स्टील, आपका कंस्ट्रक्शन, आपकी हर इंडस्ट्री इंपोर्ट बेस्ड है। आप एक सुई तक अपने मुल्क में नहीं बना पा रहे हो, आपकी हर चीज बाहर से आ रही है। यार दालें और गंदुम जब आपकी बाहर से आ रही है ना, एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी में, तो आप कैसे फिर इंपोर्ट बंद करोगे? इंपोर्ट बंद है तो इंडस्ट्री बंद है, इंडस्ट्री बंद है तो एक्सपोर्ट बंद है। तो आईएमएफ की ये शर्तें जो मान ली हैं, जो पूरी भी नहीं कर सकेंगे, आईएमएफ को अच्छी तरह पता है। और जो नहीं मानी है शर्त, जो मेजर शर्तें हैं, डिफेंस बजट और ग्रेड 17 से ऊपर के सारे ऑफिसर्स, जिनमें मिलिट्री वाले भी आते हैं, सिविलियन भी आते हैं, उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट ओपन करो। और जिस दिन ऑनेस्टली पाकिस्तान के ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी वर्कर्स हैं, सिविलियन एंड मिलिट्री और पॉलिटिशियंस की सारी दुनिया में जो एसेट्स हैं, वो अगर ऑनेस्टली डिक्लेयर कर दें ना, तो आईएमएफ कहेगा कि भाई साहब अब तुम ऐसा करो कि तुम हमें कर्जा दो, इतना पैसा
तुम्हारे ऑफिसर्स के पास, मिलिट्री लोगों के पास, पॉलिटिशियंस के पास इतना पैसा, अब तुम हमें लोन दो। ये सिचुएशन हो जाएगी। तो जो शर्तें नहीं मानी वो तो नहीं मानी, और जो मानी है वो पूरी नहीं कर सकेंगे। तो आईएमएफ से मामला तो मुझे नहीं लगता कि ठुकेंगे। और अगर आईएमएफ ने अमेरिकी सरकार के कहने पे, जो कि अमेरिकी सरकार की इस वक्त पाकिस्तान एक ज़रूरत है, तो अमेरिकी सरकार के कहने पे अगर आईएमएफ ने एक 1.1 बिलियन डॉलर की किस्त दे भी दी तो क्या करेंगे भाई? कैसे पूरा करेंगे? कहाँ कहाँ पूरा करेंगे? भाई हमारी लंदन में हम रहते हैं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। जब एंड ऑफ द मंथ सैलरी आती है, जो भी आता है पैसा टोटल, अब मैं रख के सामने हिसाब किताब बैठता हूँ ना, जब तो आता है कि चलो 2000 पाउंड आए हैं और 5000 पाउंड का खर्चा है। अब मैं क्या करूं? और 20 तारीख से लेके 10 तारीख तक मैं इसी टेंशन में रहता हूं। उसके पूरे करो तो उसका बिल रिफ्यूज हो जाता है, उसका बिल पूरा करो तो इसका बिल रिफ्यूज हो जाता है। और फिर 10 तारीख के बाद बैठ के वेट करोगे कब 20 तारीख हो और पैसे आना शुरू हो तो पेमेंटें करें। यही पाकिस्तान का होगा। 1.1 बिलियन डॉलर आके आप क्या तीर मार लोगे? आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, आपके पास कंटेनर की लाइन लगी हुई है, आपकी डेट रिपेमेंट की सारे ड्यू हो रहे हैं। ये 31 मार्च तक आपको 7 से 8 बिलियन डॉलर कम से कम भरने हैं, सब मिला के मिनिमम। ये तो बिल्कुल शॉर्ट में है। तो कैसे चलेगा काम? इस सारे सिनारियों में अजीज दोस्तों, यह है कि हमारी समझ से बाहर है कि मामला कैसे चलेंगे। जजेस के हवाले से एक खबर आई है कि फारूक, एक जस्टिस है, जस्टिस अता बंदियाल। जस्टिस अता बंदियाल ने अभी एक केस में ये कहा था, जो हिस्टोरिक स्टेटमेंट था जस्टिस अता बंदियाल का, अदालत में कहा था केस के दौरान, कि हम इमरान खान के बारे में ऐसा फैसला थोड़ी कर सकते हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ये दुनिया में उसूल है ना कि किसी को स्पेशलिटी नहीं मिलती कोर्ट में, हर आदमी बराबर है। तो इमरान खान उसके लिए खास है। कौन है ये जस्टिस अता बंदियाल? जस्टिस अता बंदियाल फारूक बंदियाल का भाई है। फारूक बंदियाल पीटीआई का है। और कौन है ये फारूक बंदियाल? जब हम बचपन में, छोटी उम्र में सिनेमा जाते थे पाकिस्तान में फिल्में देखने के लिए, तो पाकिस्तान की नंबर 1 टॉप की एक्ट्रेस जो थी ना, शबनम। शबनम का असली नाम झरना था और वो हिंदू थी, है हिंदू, और वो ईस्ट पाकिस्तान से थी। लेकिन 71 में, और चूंकि वो बहुत बड़ी स्टार बन गई थी उर्दू फिल्मों की, तो 71 में शी डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान। और थ्रू आउट 70s, मिड 80s तक, अर्ली 80s तक शबनम पाकिस्तान की फिल्मों की कामयाबी का नाम था। और झरना, जिसका फिल्मी नाम शबनम था, उसकी शादी रोबिन घोष से हुई थी। रोबिन घोष अगेन ए बंगाली क्रिश्चियन था। शबनम के घर पे एक दिन डकैती पड़ती है, जिया उल हक के दौर में, अर्ली 80s की बात है। डकैतों ने शबनम के घर में घुस के पूरी फैमिली को, मेरा ख्याल है 2 बच्चे थे शबनम के, तो उसके हस्बैंड को, नौकरों को, बच्चों को, सबको रस्सियों से बांधा, पूरे घर का सामान लूटा और फिर पूरे घर के सामने शबनम का गैंग रेप किया। वो डकैतों का सरदार जो था ना, वो था फारूक बंदियाल, जो पीटीआई में है, जिसका भाई जस्टिस अता बंदियाल इमरान खान के लिए क्या आम आदमी नहीं है।
फारूक बंदियाल गिरफ्तार हुआ और कई साल जेल में रहा, लेकिन पाकिस्तान है ना। और शबनम ने उसके ऊपर गैंग रेप का आरोप नहीं लगाया, सिर्फ डकैती का केस बना, इसलिए कुछ साल रह के छूट गया। और शबनम ने उसके बाद पाकिस्तान छोड़ दिया और वो अपनी फैमिली के साथ बांग्लादेश चली गई और अब वो बांग्लादेश में रहती है पिछले 30-35 साल से। इसने अपना कैरियर छोड़ दिया, अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया। अभी कुछ सालों पहले, 2-3-4 साल पहले ये पाकिस्तान चक्कर लगाने आई थी, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, 2-3 हफ्ते रही थी, फिर चली गई। ये है फारूक बंदियाल पीटीआई का, जिसको इमरान खान ने यूं वेलकम किया, क्योंकि इसी किस्म के लोग, इमरान खान की मेंटेलिटी के लोग पीटीआई में ही सर्वाइव कर सकते हैं। और ये है जस्टिस अता बंदियाल, जो इस वक्त फैसले कर रहा है अदालतों में बैठ के, जिसका भाई एक डकैत, एक गैंग रेपिस्ट। इस पाकिस्तान का आप क्या करोगे? इस पाकिस्तान का अब कुछ नहीं हो सकता। अजीज दोस्तों, एंड पे मैं जाते जाते, एक हमारी ये भी हैं वीना मलिक, ये आजकल मौलवी हो गई हैं, हम सबको दीन का रास्ता बता रही हैं, 900 चूहे खा के हज को चली। I'm gonna fail that test. एक सवाल पूछ रहा हूँ। इतना सोच क्यों रहे हैं? नहीं, सोच नहीं रहा हूँ, मैं जरा उसे थोड़ा कंस्ट्रक्ट करने के चक्कर में था, लेकिन पूछ ही डालता हूँ ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेक्स? Sex is beautiful. बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज? Whenever. फैंटास्टिक। आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है? I don't mind any position as far as you're enjoying. Okay, that's जो बिग बॉस में आपको याद ही होगा कि कौन था, अश्मित पटेल की चड्डियां धोती थी, जरा इसकी भी सुन लें। तो अजीज दोस्तों, ये है आपका पाकिस्तान, जिसमें ऐसे मौलवी है ना, ये आपको जन्नत की बशारत दे रहे हैं। जन्नती दरवाजा है ख्वाजा सबका, जो दरवाजे से निकलेगा वो जन्नती हो जाएगा। ख्वाजा की दुआ है इस पे, जो ख्वाजा के जन्नती दरवाजे से गुजरेगा उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। ये इमरान खान की जो पीरनी है ना, जिस दरगाह की रखवाली करती है ये इमरान खान की बीवी पिंकी पीरनी, उस दरगाह में एक जन्नती दरवाजा रखा गया है और साल में एक बार खोला जाता है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि जो भी इस दरवाजे से गुजर गया, इसके सारे गुनाह माफ और वो सीधा जन्नत में जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। अजीज दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम के लिए बाकी स्टोरियां मैं छोड़ता हूं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।